इस क्लास में बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन के बारे में कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले बात करते हैं रिएक्टेंट के नेचर के बारे में कि अगर आपका वह रिएक्टेंट का नेचर चेंज हो जाता है तो उसका रेट भी चेंज हो जाता है। ठीक है, रिएक्टेंट का नेचर करने का मतलब हम क्या कर देंगे, रिएक्टेंट ही कुछ बदल देंगे। ठीक है, जैसे देखो हम बात करते हैं दो ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में। पहले में क्या हो रहा है, आपका फेरस आयन क्या हो रहा है, पर मैग्नेट के साथ रिएक्ट करके एसिडिक मीडियम के अंदर फेरिक के अंदर कन्वर्ट हो जा रहा है। या फिर 2+ मतलब फेरस, या फिर 3+ का मतलब फेरिक होता है। ठीक है, फेरस क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो जा रहा है फेरिक के अंदर। और दूसरे में क्या हो रहा है, आपका ऑक्जेलिक आयन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कर दे रहा है खुद को कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। ठीक है, तो देखो हम बात करते हैं पहले रिएक्शन के बारे में। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, आपका ये इसके साथ रिएक्ट करके मतलब फेरस आयन पर मैग्नेट के साथ रिएक्ट करके एसिडिक मीडियम के अंदर फेरिक आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और दूसरे में क्या है, आपका ऑक्सलेट आयन पर मैग्नेट के साथ रिएक्ट करके एसिडिक मीडियम के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर चला जाता है। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। तो ये जो आपका केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करें तो ये जो एक्सपेरिमेंटल डाटा है वो ये बोलता है कि ये जो पहला रिएक्शन है वो दूसरे के मुकाबले तेज होता है, मतलब फास्ट होता है। तो देखो ये भी एसिडिक मीडियम, ये भी एसिडिक मीडियम, दोनों रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हुए। यहाँ पे भी पर मैग्नेट, यहाँ पे भी पर मैग्नेट, यहाँ दोनों में पर मैग्नेट यूज हुआ, यहाँ पे 2 मोल यूज हुआ। वो बात की बात है, हम बात कर रहे हैं स्पीड के बारे में। ठीक है, तो देखो दोनों में पर मैग्नेट सेम है, मतलब ये इसका नेचर और इसका नेचर क्या होगा, सेम होगा। फर्क कहाँ पे पड़ा, यहाँ पे पड़ा। हम बात कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ रिएक्टेंट के बारे में, नेचर ऑफ रिएक्टेंट के बारे में बात कर रहे हैं कि रिएक्टेंट का नेचर कैसा होगा। तो पर मैग्नेट का नेचर भी सेम है दोनों रिएक्शन में, एसिडिक मीडियम में दोनों हो रहे हैं। फर्क कहाँ पड़ रहा है, यहाँ पे पड़ रहा है। देखो ये जो आपका Fe2+ होता है, फेरस आयन होता है, ये क्या होता है, एक छोटा सा मॉलिक्यूल होता है। क्या होता है, एक छोटा सा मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, तो जब क्या होगा, इसको इसके साथ लाया जाएगा तो क्या करेगा, ये आसानी से इसके साथ बॉन्ड बना के अपने अंदर कन्वर्ट कर ले, अपने अंदर कुछ चेंजेस करके यहाँ पे पहुंच जाएगा। ठीक है, और अगर हम बात करें इसके ऑक्सीडेट के बारे में, C2O4 2- ये क्या है, एक बड़ा सा मॉलिक्यूल है। ठीक है, जब भी क्या होगा, इसको रिएक्शन करने के लिए लाया जाएगा दोनों को अगल बगल, तो पहले क्या करेगा, ये अपने अंदर के बॉन्ड्स को तोड़ेगा। ये क्या है, एक बड़ा सा कोवलेंट मॉलिक्यूल है। ठीक है, और आपको मालूम है कोवलेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ क्या होते हैं, बॉन्ड बने होते हैं। ठीक है, तो जब क्या होगा, ये इसके कांटेक्ट में आएगा तो पहले क्या करेगा, ये अपने अंदर के बॉन्ड्स को तोड़ेगा। ये अपने अंदर के बॉन्ड्स को तोड़ेगा, फिर क्या करेगा, इसके साथ रिएक्ट करके अपने अंदर चेंजेस करके यहाँ पे जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये वाला प्रोसेस होने में ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि इसके बॉन्ड तोड़ने में भी टाइम हमको लग रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये दूसरा रिएक्शन स्लो हो जाता है, पहला रिएक्शन फास्ट हो जाता है। ठीक है, तो नेचर इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ रिएक्टेंट के अंदर आपने क्या देखा कि कोई भी रिएक्टेंट है, अगर हम क्या करते हैं किसी अलग अलग रिएक्शन के अंदर उनको चेंज कर देते हैं तो आपका जो रिएक्टेंट का रेट होता है वो क्या हो जाता है, अफेक्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे हमने क्या कर दिया, फेरस की जगह हमने ऑक्सीडेट यूज कर लिया तो दूसरा रिएक्शन क्या हो गया, स्लो हो गया, और पहला रिएक्शन क्या हो गया, फास्ट हो गया। ठीक है, आप इसको नोट करो। नेक्स्ट बात करते हैं रिएक्टेंट का फिजिकल स्टेट किस तरह से इसी रिएक्शन की रेट को अफेक्ट करता है इसके बारे में। ठीक है, तो मान लेते हैं कोई भी एक रिएक्टेंट है ए और कोई भी एक रिएक्टेंट है बी। मान लेते हैं ए क्या है, आपका गैसेस स्टेट में है, बी भी क्या है, गैसेस स्टेट में। कहने का मतलब दोनों का फेज सेम है। जब किसी भी रिएक्टेंट के अंदर जो अलग अलग रिएक्ट किसी भी रिएक्शन के अंदर जो अलग अलग रिएक्टेंट होते हैं उनका जब फेज सेम होता है तब क्या होता है, वो रिएक्शन फास्ट भी होता है और फिजिबल भी होता है, अच्छा भी होता है। ठीक है, और वही दूसरा कंडीशन हम ले लें या दूसरा सिचुएशन ले लें, कोई ऐसा रिएक्शन है जिसके अंदर जो रिएक्टेंट है वो उनका फेज क्या है, अलग अलग है। ठीक है, मान लेते हैं एक हमारे पास रिएक्टेंट है सी और एक है डी। सी का फेज क्या है, मान लो गैस है, डी का क्या है, लिक्विड है। तो ऐसा रिएक्शन थोड़ा सा स्लो होते हैं, उनको कराने के लिए हमको अलग से क्या करते हैं, कुछ इफेक्ट लगाना पड़ता है। ठीक है, तो देखो जैसे हम बात करें इसके बारे में, तो देखो अगर हम ले लें हाइड्रोजन गैस और क्या नाइट्रोजन गैस। ठीक है, तो ये क्या होंगे, आसानी से रिएक्ट करके अमोनिया का फॉर्मेशन करा सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम बात करें इसके बारे में, मान लेते हैं हम कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में बात करते हैं तो देखो आपको क्या मालूम है, अगर हम किसी भी एक छोटे से बॉटल के बारे में बात करें तो उसमें क्या होगा, लिक्विड होगा, और क्या उसके अंदर बहुत ही हाई प्रेशर पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरा जाता है। ठीक है, तो गैस क्या हो गया,
कार्बन डाइऑक्साइड, और लिक्विड क्या हो गया, जो भी उसका वाटर होता है, ठीक है, जो भी उसका फ्लेवर होता है। तो देखो ये आसानी से मिक्स नहीं होते, गैस और लिक्विड आसानी से मिक्स नहीं होते, तो उनको मिक्स करने के लिए क्या करा जाता है, हाई प्रेशर पे इसको रखा जाता है। जब भी आप ओपनर ओपन करते हो, बॉटल का ढक्कन ओपन करते हो ओपनर से, तो क्या होता है, टक से आवाज आती है, वो क्या, प्रेशर रिलीज होता है, ठीक है। इनको क्यों हाई प्रेशर पे रखा जाता है, क्योंकि देखो यार, क्या बोलते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, उनको जब तक क्या करोगे आप कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलाओगे, वो उतना यहाँ पे हिट नहीं देंगे, ठीक है। इसलिए क्या करा जाता है, वहाँ पे हाई प्रेशर पे उनको रखा जाता है, ठीक है। क्या करते हैं, एक और एग्जांपल की बात करते हैं। हम क्या करते हैं, कुछ खाने के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो सपोज कर लो कुछ सूप बन रहा है यहाँ पे, चल कोई भी एक सूप बन रहा है, ठीक है। सूप बन रहा है तो मैक्सिमम तो उसमें लिक्विड ही होगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसके अंदर नमक डालते हैं, ठीक है। तो देखो, अगर हम क्या करें, छोटे छोटे पार्टिकल वाले नमक डालें, कहने का मतलब जो एकदम अपने फाइनली डिवाइडेड स्टेट में होता है, ऐसा नमक अगर इसके अंदर डालें तो आसानी से घुल जाएगा और जल्दी से गायब हो जाएगा। और अगर हम क्या करें, एक क्यूब शेप का नमक इसके अंदर डालें, तो ये क्या होगा, कुछ टाइम तक इसमें पड़ा ही रहेगा। मान लेते हैं हमने इसको क्या कर दिया, इसके अंदर डाल दिया, ठीक है, गैस चालू है, तभी तो क्या कर रहा है, वो धीरे धीरे गलता रहेगा, ठीक है। जब क्या होगा, ये क्यूब शेप का हम इसके अंदर डालेंगे, तो क्या होगा, उसका रिएक्शन करने का मतलब ये जो सूप का लिक्विड है, उसका रिएक्शन इस क्यूब के साथ क्या होगा, सिर्फ इसके सरफेस पे होगा, ठीक है। जैसे देखो, कोई एक सपोज कर लो यही नमक का टुकड़ा है, ठीक है, और हमने क्या कर दिया, इसको लिक्विड के अंदर डाल दिया। तो लिक्विड मतलब जो चीज़ आप बना रहे हो उसके अंदर डाल दिया, तो जो आपका लिक्विड और इसके अंदर रिएक्शन होगा, वो कहाँ को होगा, सिर्फ इसके सरफेस पे होगा। जो ये जो बाहर का पोर्शन दिख रहा है ना, सिर्फ उसी के ऊपर होगा, अंदर रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो अंदर वहाँ पे कुछ पहुंच ही नहीं पा रहा है, तो रिएक्शन भी नहीं होगा। लेकिन क्या करेगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, गैस तो चालू है, वो धीरे धीरे गलता रहेगा, और क्या हो जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब कोई भी चीज़ अगर अगर हमने फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स के स्टेट में है, मतलब एकदम पिसा हुआ स्टेट के अंदर है, तो वो क्या करता है, किसी भी चीज़ में आसानी से मिल जाता है, मतलब जल्दी रिएक्ट कर जाता है। और कोई भी चीज़ अगर बल्क स्टेट में है, मतलब बड़े से स्टेट में है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, जो रिएक्शन होता है किसी दूसरे का इसके साथ क्या होता है, सिर्फ उसके इंटरफेस पे होता है, मतलब जहाँ पे दोनों का कांटेक्ट हो रहा है सिर्फ वहीं तक होता है। जैसे देखो, हमने क्या कर दिया, इस बड़े से क्यूब को इसके अंदर डाला, तो क्या हो गया, इस लिक्विड मतलब जो सूप बना रहे थे आप, उसके अंदर जो लिक्विड है उसका रिएक्शन इस नमक के टुकड़े के साथ सिर्फ क्या हो गया, उसके बाहरी सरफेस पे हुआ। बाहरी सरफेस को धीरे 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 गलाता गया, तब वो अंदर पहुंचा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या था, पीसा हुआ था, मिला दिए, आसानी से क्या हो गया, गायब हो गया, ठीक है। तो देखो, कोई भी चीज़ मतलब जो भी रिएक्टेंट आप डाल रहे हो, जिस स्टेट में है, किस स्टेट में है, वो भी क्या करता है, किसी भी रिएक्शन को, रेट को अफेक्ट करता है। पीछा हुआ डालोगे तो जल्दी से हो जाएगा, अगर इसको डालोगे तो थोड़ा सा इसको गलने में टाइम लगेगा, ठीक है। इसमें कुछ नोट तो नहीं करना है। नेक्स्ट बात करते हैं कंसंट्रेशन का, जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो देखो हमने, चलो इसी में देख लेते हैं, ठीक है। कंसंट्रेशन का तीसरा, कंसन ट्रेशन। तो देखो हमने रेट के टाइम पे क्या देखा था, तो जो आपका रेट होता है वो किसके बराबर होता है, अगर हम इसी रिएक्शन को लेके चलें, तो क्या लिखोगे आप, माइनस का डी ए अपान डी टी लिखोगे, या क्या, या माइनस डी बी अपान डी टी लिखोगे, ठीक। और यहाँ पे ये जो ए क्या होता है, मोलर कंसंट्रेशन, बी क्या होता है, मोल कंसंट्रेशन। और देखो रेट क्या है, आपका कंसंट्रेशन पे डायरेक्टली डिपेंड करता है, ठीक है। आपका जो किसी भी रिएक्शन के अंदर कंसंट्रेशन किसी भी रिएक्टेंट का जितना ज़्यादा होगा, रेट क्या होगा, उतना जल्दी से होगा, मतलब उतना फास्ट होगा, ठीक है। तो जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे, ठीक है। जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, उतना ज़्यादा क्या होगा, उसका रेट होगा, ठीक है। देखो एक्सेप्शन हर जगह लगते हैं, लेकिन मैक्सिमम केसेस में जो आपका रेट होता है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ देखना नहीं है। हम क्या करते हैं, उसी दूसरे टॉपिक के बारे में बात करते हैं, मतलब दूसरे किसी एक फैक्टर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। आप क्या करो, इसको नोट कर लो। आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। तो देखो हमको क्वेश्चन दिया है, बाई यहाँ पे गैप है, द सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, ठीक है। तो देखो आपको ये बताना है कि किसी भी रिएक्टेंट का जो सरफेस एरिया होता है, वो हम क्या कर दें, घटा दें, बढ़ा दें, या चेंज ना लाए, जिससे क्या हो जाए, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाए, ठीक है। तो देखो अभी हमने क्या देखा था, जब हमने सूप के अंदर ये क्यूब शेप का नमक डाला था, तो ये क्या हो गया, तो घुलता गया था, लेकिन कुछ टाइम में घुला था। और वही जब हमने क्या किया था, इस क्यूब शेप को छोड़ के हमने पार्टिकल्स, नमक क्या बोलते हैं, फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल जो हमारा था नमक का, उसको जब डाला था,
तो वो क्या आसानी से घुल गया था। तो देखो ये वाला रिएक्शन फास्ट हो गया था, ये वाला स्लो हुआ था। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि देखो जब हमने इसको डाला था तो ये सॉलिड स्टेट में है, आपका सूप लिक्विड स्टेट में है। इन दोनों का फेज अलग था, तो रिएक्शन कहाँ हो गया था? सिर्फ इनके बाउंड्री पे हुआ था, कहने का मतलब इसके सरफेस पे हुआ था। तो देखो ये जो सॉलिड का क्यूब है इसके कितने सरफेस है? 1 2 3 4 5 6, इसके 6 सरफेस है। क्यूब समझते हो ना, क्यूब के 6 शेप होते हैं। तो जो उसका बाहरी हिस्सा है वहाँ पे क्या होंगे? छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे। तो जब हम क्या करेंगे, इसको डालेंगे तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो बाहरी सरफेस पे हैं वो क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे लिक्विड के साथ, ठीक है। और लेकिन अगर क्या करेंगे, हम इसको डालेंगे तो इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स है, ये क्या सभी क्या करेंगे? साथ में रिएक्ट कर जाएंगे। अगर आप इसको डाल रहे हो तो इसमें क्या होगा? पहले बाहरी सरफेस वाले पार्टिकल रिएक्ट करेंगे, जब वो रिएक्ट करके खत्म हो जाएंगे तब उसके पीछे का लेयर, पीछे उसके जो पीछे का लेयर होगा वहां पे जो पार्टिकल्स होंगे वो रिएक्ट करेंगे। जब वो खत्म होंगे तो उसके पीछे वालों की बारी आएगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, सभी साथ में रिएक्ट कर जाते हैं, इसलिए यहाँ पे रिएक्शन स्लो होता है। तो यहाँ से यहाँ में क्या फर्क पड़ा? यहाँ पे सरफेस एरिया बढ़ गया। यहाँ पे क्या था, एक टाइम पे सिर्फ बाहर वाले रिएक्ट करते थे, यहाँ पे क्या सभी रिएक्ट कर जाते हैं। मतलब जब सरफेस एरिया बढ़ता है किसी भी रिएक्टेंट का तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, ठीक है। तो देखो हम क्या बोलेंगे, बाई इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। आप क्या करो, नोट करो इसको। नेक्स्ट बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, ठीक है। तो देखो जो आपका टेम्परेचर है किसी भी रिएक्शन को बहुत ही ज़्यादा क्या करता है? अफेक्ट करता है, किसी भी रिएक्शन के रेट को बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करता है, ठीक है। इसको क्या करेंगे, हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं आरएनएस इक्वेशन के नाम से, जिसके ऊपर हमको क्वेश्चन भी करने हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये टॉपिक हम क्लास नहीं इस चैप्टर के लास्ट वाले पोर्शन में कवर करेंगे, ठीक है। अब स्टार्टिंग में बस इतना जान लो कि अगर हम क्या करेंगे, कोई भी रिएक्शन चल रहा है, अगर उसमें क्या करेंगे 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो उसका जो रेट होता है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाता है या ट्रिपल हो जाता है, ठीक है। वो बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो किसी भी रिएक्शन के रेट को बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करता है, ठीक है। तो इसको आप बस नोट करके साइड में रख लो, इसको हम लास्ट में पढ़ने वाले हैं आरएनएस इक्वेशन के नाम से, ठीक है। आप नोट कर लो इसको। नेक्स्ट बात करते हैं इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट के बारे में, ठीक है। तो देखो कैटलिस्ट क्या होता है, इसके बारे में आपको पता होगा कि कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो क्या, अगर हम किसी एक रिएक्शन के अंदर ऐड करते हैं तो वो उस रिएक्शन पे क्या करता है? अफेक्ट डालता है, ठीक है। तो देखो अगर हम मान ले एक हमारे पास रिएक्शन है 2KClO3 है, हम क्या कर रहे हैं, इसको डिकम्पोज कर रहे हैं, तो हमको क्या मिलेगा? 2 मोल KCl मिलेगा प्लस 3 मोल O2 मिलेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक सबस्टेंस ऐड करते हैं। कौन सा सबस्टेंस? MnO2 ऐड करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, 2KClO3 के अंदर एक सबस्टेंस ऐड कर दिया MnO2, ठीक है। फिर भी रिजल्ट में तो ये यही दे रहा है, KCl और क्या O3 यही दे रहा है, लेकिन इसका रेट और इसके रेट में फर्क है, ठीक है। देखो अगर इसके रेट को आप यक्स मानते हो तो इसका रेट यक्स के मुकाबले बढ़ जाता है। क्या होता है? यक्स के मुकाबले कुछ ए टाइम्स बढ़ जाता है। यहाँ पे ए क्या है, कोई कांस्टेंट मान लो। तो देखो जब भी कोई एक ऐसा सब्सटेंस आप किसी एक रिएक्शन के अंदर मिलाओ जो क्या उसके स्पीड को, मतलब उसके रेट को क्या कर दे? इंक्रीज कर दे, तो वो सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो कैटलिस्ट के लिए आप क्या लिख सकते हो? अ कैटलिस्ट इज ए सब्सटेंस, अ कैटलिस्ट is a substance that increases the rate of a chemical reaction. Substance that increases the rate of a chemical reaction. The rate of a chemical reaction without participating it, without केमिकल रिएक्शन एंड रिमेन्स अनचेंज लिख दो, ठीक है। रिएक्शन एंड रिमेन्स अनचेंज्ड आफ्टरवर्ड, ठीक है। किसी भी उस रिएक्शन को हो जाने के बाद उसके अंदर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, किसके अंदर? आपके कैटलिस्ट के अंदर, ठीक है। रिमेन्स अनचेंज्ड आफ्टरवर्ड, आफ्टरवर्ड का मतलब रिएक्शन को कंप्लीट हो जाने के बाद, ठीक है। तो कैटलिस्ट क्या है? अ कैटलिस्ट इज ए सब्सटेंस दैट increases the rate of a chemical reaction and remains unchanged afterward. कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो किसी एक रिएक्शन के रेट को क्या कर देता है? बढ़ा देता है, लेकिन रिएक्शन के कंप्लीट होने के बाद उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो जैसा है वैसा ही अलग का अलग ही रहता है, ठीक है। तो देखो अगर कोई सब्सटेंस
किसी एक रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कैटलिस्ट। और अगर कोई एक ऐसा सब्सटेंस जिसको हमने मान लेते हैं किसी एक रिएक्शन के अंदर डाला तो उसका रेट वो कम कर देता है तो उसको कैटलिस्ट नहीं बोलते, उसको बोलते हैं इनहिबिटर। ठीक है, तो आप इसमें ऐड कर दो सब्सटेंस, चलो यहीं पे लिख लो ए इनहिबिटर। इनहाइबिटर बोलते हैं उसको, इज ए सब्सटेंस दैट डिक्रीजेज द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन एंड रिमेन्स अनचेंज आफ्टरवर्ड। ठीक है, अगर किसी भी रिएक्शन का रेट किसी एक सब्सटेंस को मिलाने के बाद डिक्रीज हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कैटलिस्ट नहीं बोलते, उसको बोलते हैं इनहिबिटर बोलते हैं। ठीक है, इनहिबिटर हमको पढ़ना नहीं है, ठीक है, वो जब आएगा तो देखेंगे, लेकिन अभी इस चैप्टर में हमको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो बस इतना जानते रहो, इनहिबिटर ऐसा सब्सटेंस होता है जो किसी एक रिएक्शन के रेट को कम करने में काम आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जो हमने ये बात किया आफ्टरवर्ड की, जो आपका कैटलिस्ट है वो किसी एक रिएक्शन के कंप्लीट होने के बाद अलग हो जाता है तो कैसे हो जाता है, उसके लिए क्या किया है, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी दी गई है। ठीक है, किसी भी एक कैटलिस्ट का किसी भी एक रिएक्शन पे वर्क कैसे करता है या कैसे होता है और बाद में क्यों वो अलग हो जाता है, इसके लिए एक थ्योरी दी गई है जिसका नाम है इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी। ठीक है, तो देखो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनते कैसे हैं इसको हम आज तो बता देंगे, लेकिन देखो इसका एग्जांपल आपको मिलेगा आरएनएस इक्वेशन के बाद। ठीक है, क्योंकि वहीं से इसका असली क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, तो देखो मान लेते हैं कोई भी हमारे पास एक रिएक्शन चल रहा है, ए चल रहा है, बी चल रहा है, जिससे क्या कुछ मिलके सी और डी बनते हैं। ठीक है, हमने मान लिया कि ई नाम का हमने कैटलिस्ट इसके अंदर ऐड किया, तो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी क्या बोलता है, ये जो आपका कैटलिस्ट है वो पहले क्या करता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और रिएक्टेंट के साथ एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाता है। क्या बोलता है, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी के कोई भी एक कैटलिस्ट है वो पहले क्या करता है, किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और रिएक्टेंट के साथ क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जो बॉन्ड बना के उसने कॉम्प्लेक्स बनाया उसको इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं हमने इसके साथ ए ई बना लिया और बी बना लिया और क्या फर्दर ये कुछ में टूटने वाला है। ठीक है, मान लेते हैं हमने इसके कुछ मोल लिए थे, मान लेते हैं 2 मोल लिए थे, एक मोल यहाँ पे वो यूज हो गया और एक मोल अभी बचा हुआ, तो क्या करेगा, ये फर्दर एक मोल यूज हो जाएगा तो क्या करेगा, मतलब ये सपोज कर लो ये बन गया ए ई प्लस बी बन गया। ठीक है, तो ये जो हमारे पास स्टेप बना हुआ है जिसके अंदर कैटलिस्ट ने क्या कर दिया हुआ है, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के साथ बॉन्ड बना लिया हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, इस कॉम्प्लेक्स को इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, फिर क्या होगा, ये जो आपका ए ई और क्या प्लस बी ई है, ये क्या अपने अंदर कुछ चेंजेस करके सी और डी के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, ए और बी से स्टार्ट किया था, फाइनल क्या मिला, सी और डी मिला। आपके पास ई कहीं पे दिख ही नहीं रहा है, इसीलिए हम बोल देते हैं कि कैटलिस्ट आपका रिएक्शन से गायब हो जाता है। ठीक है, ये इसका इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स का मेन हमने बोल दिया ना, आरएनएस के बाद ही आपको दिखाएंगे, वहाँ पे आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, बस अभी इतना जानते रहो, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी इतना बोलता है कि कोई भी कैटलिस्ट है किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट स्टार्टिंग में करता है, किससे पार्टिसिपेट करेगा, रिएक्टेंट से पार्टिसिपेट करेगा, रिएक्टेंट से पार्टिसिपेट करके एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाता है। इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स करने का मतलब जो वो वाला स्टेप जिसमें क्या करता है, आपका कैटलिस्ट भी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, फिर क्या होता है, उस वाले स्टेप को हम फर्दर लेते हैं, इसमें अपने आप में कुछ चेंजेस होता है, चेंजेस कैसे होता है वो बाद में देखेंगे। फिर क्या होता है, ओवरऑल फाइनल रिजल्ट बन जाता है जो हमको बनाना था। ठीक है, तो देखो स्टार्ट यहाँ से किया था, यहाँ पे खत्म हो गया, ई कहीं पे दिख ही नहीं रहा है। कहने का मतलब जो चीज़ बीच में गायब हो जाती है, जो बीच किसी भी रिएक्शन पे अफेक्ट तो पड़ती है लेकिन लास्ट में गायब हो जाती है, आफ्टरवर्ड अपने अंदर कोई भी चेंजेस नहीं लाती, उसको हम क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो देखो जो आपका कैटलिस्ट है किसी भी रिएक्शन को कैसे अफेक्ट करता है उसके लिए ग्राफ दिया गया है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसी ग्राफ के बारे में बात करते हैं। ठीक है, एक सेकंड रुको। तो देखो हम बात करते हैं किसी भी एक रिएक्शन का, उसके एक्टिवेशन एनर्जी और पाथवे के बीच में जो कर्व बनता है उसके बारे में। ठीक है, तो देखो पाथवे मतलब यहाँ पे जो आपका रिएक्शन है वो जीरो है, मतलब स्टार्ट नहीं हुआ है, और जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है आपका रिएक्शन क्या अपने कंप्लीशन की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक पॉइंट है जहाँ पे जाने के बाद वो क्या हो सकता है, इक्विलिब्रियम को अटैच कर सकता है, या मान लेते हैं कंप्लीशन को अपने जा रहा है, मतलब कंप्लीशन मतलब कंप्लीट होने की तरफ जा रहा है, यहाँ पे कोई पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे पहुँचने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं।
अगर आप क्या करते हो, किसी भी एक रिएक्शन में कैटलिस्ट नहीं ऐड करते हो तो आप ऐसे ब्लैक रास्ते से जाओगे। अगर किसी भी एक रिएक्शन में कैटलिस्ट ऐड कर सकते हो तो आप ऐसे ब्लू रास्ते से जाओगे। तो देखो कौन सा रास्ता आसान है, ब्लैक वाला कि ब्लू वाला? आसान तो दोनों है। कहने का मतलब हम ये पूछना चाह रहे हैं कि किस रिएक्शन को जल्दी कौन सा पाथ आप जल्दी फॉलो कर सकते हो, तो ब्लू वाले को आप जल्दी फॉलो कर सकते हो, उसको यहाँ तक ही जाके आप यहाँ पे पहुँच सकते हो। ब्लैक वाले के लिए आपको पहले यहाँ पे जाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये मतलब क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी। तो पहले बात करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है इसके बारे में, ठीक है। तो देखो कोई भी रिएक्शन है वो ऐसे स्टार्ट नहीं होता, उसको स्टार्ट करने के लिए एक मिनिमम टेम्परेचर देना पड़ता है, ठीक है। जैसे देखो आपको भी मालूम है सन के अंदर फ्यूजन अपने आप होता है, तो वो अपने आप कैसे होता है, उसके अंदर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर वो पहुंच जाते हैं अपने उसके मॉलिक्यूल रिएक्ट करके, जिससे क्या उसका उसके बीच में एक बार रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है, एक बार रिएक्शन स्टार्ट हो गया तो अपने आप वो पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, ठीक, कंप्लीट होता रहता है, अभी तक तो वो हो ही रहा है, ठीक है। तो देखो अगर यहाँ पे हम बात करें इसके एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में, मतलब इस रिएक्शन के एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में, तो देखो कोई एक ऐसा टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर बोल दो, जहाँ तक पहुंचने के बाद वो रिएक्शन क्या हो जाए, स्टार्ट हो जाए, क्या हो जाए, स्टार्ट हो जाए, ठीक है। कोई भी रिएक्शन है अगर उसका एक्टिवेशन एनर्जी बोला गया है 50 डिग्री सेल्सियस, तो जब तक आप उसको 50 डिग्री सेल्सियस नहीं दोगे वो स्टार्ट नहीं होगा। जैसे गाड़ी है, जब तक उसमें पेट्रोल नहीं डालोगे वो स्टार्ट नहीं होगा। उसका एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, बाइक का एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, पेट्रोल है, ठीक है। वैसे इसका एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, टेम्परेचर है। जब तक उतना टेम्परेचर पे नहीं ले जाओगे, जब तक उतना एनर्जी उसको नहीं दोगे, वो स्टार्ट नहीं होने वाला है, ठीक है। तो देखो हमने क्या कर दिया, पहले रिएक्शन में कोई भी कैटलिस्ट नहीं मिलाया, तब हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी कहाँ पे जा रहा है, कुछ इस पॉइंट तक जा रहा है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये कोई पॉइंट यहाँ पर है, कुछ जो भी है कोई पॉइंट है जहाँ पे हम जहाँ तक पहुँचने के बाद हमको क्या मिल जा रहा है, इस रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी मिल जा रहा है, ठीक है। और वहीं पे हमने क्या कर दिया, अगर एक कैटलिस्ट मिला दिया तो हमारा एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाता है, यहाँ तक बहुत ही कम हो जाता है, ठीक है। तो देखो यार अगर हमारे पास कम एनर्जी दे के रिएक्शन कोई भी कंप्लीशन की तरफ जा रहा है, अपने इक्विलिब्रियम की तरफ जा रहा है, तो वो अच्छा है कि बिना बिना कैटलिस्ट का रिएक्शन अच्छा है, जहाँ पे हमको टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो ये रिएक्शन अच्छा है ना, जिसमें क्या कम ही टेम्परेचर में हमारा रिएक्शन कंप्लीट होने की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो देखो इक्विलिब्रियम कंप्लीट होने की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो देखो अगर आपको तो देखो एक्टिवेशन एनर्जी क्लियर है तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा एग्जांपल देख लो। मान लो आप क्लास में बैठे हो, 2 महीने से तो उसको देख रहे थे, लेकिन 2 महीने तक आपका हिम्मत नहीं हुआ उसको कुछ भी बोलने का। 2 महीने बाद जाके जब आपने पहला बार अप्रोच किया कि हाय हेलो, तो आपका क्या हो गया, वो एक्टिवेटेड पॉइंट हो गया। जब आपने क्या किया, अपनी बात स्टार्ट किया, ठीक है। एक बार बात स्टार्ट हो गई तो उसके बाद तो सब अपने आप हो जाता है। वैसे भी ये उसी तरह ये रिएक्शन है, ठीक है। एक बार उतना टेम्परेचर मिल गया उसको स्टार्ट करने वाला, उसके बाद वो रिएक्शन अपने आप ही देख लेगा, ठीक है, उसको कहाँ तक जाना है, कहाँ तक जाना है, ठीक है। तो देखो अगर कैटलिस्ट नहीं ऐड करोगे तो आपको जब टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा। मान लेते हैं ये टेम्परेचर आपका T2 है, ठीक है। अगर आप क्या करोगे, कैटलिस्ट यूज कर लोगे तो आपको एक कम ही टेम्परेचर T1 पे क्या मिल जाएगा, आपका एक ऐसा पॉइंट मिल जाएगा जिसके बाद जिस तक पहुंचने के बाद वो रिएक्शन अपने आप ही अपना पूरा काम कर लेता है, ठीक है। तो क्या करो, आप इसको नोट कर लो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैटलिस्ट के बारे में, हम उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट कैटलिस्ट के बारे में, ठीक है। तो देखो जो आपका कैटलिस्ट होता है उसका छोटे से छोटा अमाउंट, ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट कैन कैटलाइजेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स। कोई भी अगर रिएक्शन है उसके अंदर रिएक्टेंट अगर आपके बड़े अमाउंट में, मान लेते हैं 100 किलो भी है, तो उसको कैटलाइज करने के लिए, कैटलाइज करने का मतलब उसका एक्टिवेशन एनर्जी जल्दी ही अचीव करवाने के लिए हमको ज़्यादा अमाउंट में कैटलिस्ट की जरूरत नहीं होती। कैटलिस्ट क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। उनका छोटे से छोटा अमाउंट भी क्या कर सकता है, किसी भी एक बड़े अमाउंट के रिएक्शन वाले, बड़े अमाउंट के रिएक्शन मतलब क्या, जिसके अंदर रिएक्टेंट का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, उसको जल्दी ही एक्टिवेशन एनर्जी उसका प्रोवाइड करने में, पहुंचाने में क्या कर देता है, हेल्प कर देता है, ठीक है। तो देखो बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में। पहला पॉइंट आप नोट करो। तो देखो सेकंड क्या है, इट कैटलाइजेस द स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन बट इट डज नॉट कैटलाइजेस द नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। जितने भी आपके कैटलिस्ट होते हैं वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होने वाले, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मतलब ऐसे रिएक्शन जो खुद से हो जाते हैं, उनको जल्दी उनका एक्टिवेशन एनर्जी तक पहुंचाने में हेल्प कर सकता है। लेकिन ऐसे रिएक्शन जो खुद से नहीं होते, जिसको हमको अलग से हीट दे के कराना पड़ता है, उनके एक्टिवेशन एनर्जी पे, मतलब उनके उनके ऊपर हमारे पास कैटलिस्ट, हमारे कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। तो देखो जो अभी हमने ग्राफ बनाया था उसके अंदर हमने क्या देखा था कि ये जो एक्टिवेशन एनर्जी
और पाथवे के बीच का ग्राफ था, उसके अंदर एक कर्व हमारा कैसा था, कुछ ऐसा था जब हमने कैटलिस्ट यूज नहीं किया था। और दूसरा कर्व क्या हो गया था, कुछ हमारे पास ऐसा हो गया था जब हमने क्या कर दिया था, कैटलिस्ट यूज कर लिया था। ठीक है, ये टेम्परेचर कुछ T1 था, ये टेम्परेचर कुछ T2 था। ठीक है, तो हमने क्या बोला था, जो आपका टेम्परेचर है वो क्या T1 से T2 होगी, सॉरी T2 से T1 हो गया जब हमने क्या कर दिया, कैटलिस्ट यूज कर लिया। हमने स्टार्टिंग में क्या बोला था कि कोई भी रिएक्शन खुद से नहीं होता, उसको स्टार्ट होने के लिए एक एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो हम क्या बोला था, हमने क्या बोला था कि पहले हम उसको T2 टेम्परेचर तक पहुंचाएंगे। अगर हम T2 टेम्परेचर तक पहुंचा दिए, मतलब हम हीट दे दिए, तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कहाँ रह गया, वो तो नॉन स्पॉन्टेनियस की कैटेगरी में आ जाएगा ना। तो देखो, जो जितने भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं वो अपने से स्टार्ट कैसे होते हैं, उसको कोई सलाह नहीं लगाता। जैसे सन के बारे में बात करें तो स्टार्टिंग में ऐसा तो कोई था नहीं कि कोई गया था लगाने, वहाँ पे कोई नहीं गया था। वहाँ पे क्या होता है, सन है, उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे आटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो देखो आपने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ा होगा कि कोई भी अगर एलिमेंट का सिंपल भी है तो उसके अंदर अगर बहुत सारे आटम्स हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो सभी आटम्स का या फिर सभी मॉलिक्यूल का जो स्पीड होता है अलग अलग होता है। कोई बहुत तेज मूव करता है, कोई बहुत स्लो मूव करता है। ठीक है, जो आपका मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व था ऑलमोस्ट शायद कुछ ऐसा था, हमने भी कुछ साल पहले पढ़ा था। चलो जब आएगा तो आपको बताएंगे। ठीक है, कुछ का क्या होता है एकदम मिनिमम होता है, कुछ का स्पीड क्या होता है मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो देखो हम क्या, शायद ऐसा नहीं था यार, छोड़ो, जब ये चीज़ आएगा तो हमने भी 11th में पढ़ा था। चलो छोड़ो, तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या बोलता है कि कोई भी आटम है उसके अंदर सैंपल में बहुत सारे आटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो सबका क्या होता है, स्पीड अलग अलग होता है। कुछ का स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, कुछ का बहुत कम होता है। तो जिनका स्पीड ज़्यादा होता है उनका एनर्जी भी ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा तो काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा, तो उनका एनर्जी ज़्यादा है तो वो क्या करते हैं, इस एक्टिवेशन एनर्जी तक पहुँचने में मदद करते हैं। ठीक है, सन के अंदर क्या है, मान लेते हैं उसका एक्टिवेशन एनर्जी कुछ 10⁹ केल्विन है। ठीक है, क्या है, 10⁹ केल्विन है। तो देखो जितने भी आटम्स मॉलिक्यूल्स हैं वो तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, उनका एनर्जी इतना तो हो नहीं सकता, लेकिन उनके अंदर कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका एनर्जी इसके बराबर होता है और इससे ज़्यादा भी होता है। तो वो क्या करते हैं, सन को एक्टिवेट करने का काम करते हैं, मतलब उसके एक्टिवेशन एनर्जी को पहुंचाने का काम करते हैं। अब कोई भी रिएक्शन अगर एक्टिवेट हो गया, फिर क्या होगा, वो अपने आप ही अपना रिएक्शन आगे कर देख लेगा। हमने क्या बोला था उस ग्राफ में कि कोई भी रिएक्शन अपने एक्टिवेटेड पॉइंट पर पहुंच जाता है तो अपने आप पूरा आगे का काम कर लेता है। ठीक है, जैसे आपने किया था क्लास में, तो देखो वैसे यहाँ पे भी है। ठीक है, तो देखो जो आपके स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं उसको यहाँ पे हम नहीं प्रोवाइड करते हैं, T2 पे हम नहीं प्रोवाइड करते, वो खुद ही पहुंच जाता है। ठीक है, देखो T2 पे ऐसे पहुंच गया। अगर हमने कैटलिस्ट यूज कर लिया तो जो आपका स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन है वो कम ही एक्टिवेशन एनर्जी पे अपने कंप्लीशन की तरफ मूव कर गया है। ठीक है, और कोई भी रिएक्शन अगर नॉन स्पॉन्टेनियस है, कहने का मतलब जो खुद से नहीं होता है, जिसको होने के लिए हम हीट देते हैं, तो उसके ऊपर कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। उसका एक्टिवेशन एनर्जी जैसा शुरू में था, कैटलिस्ट का यूज करने के बाद भी उतना पे ही रुका रहता है। ठीक है, आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि जो आपका एक्टिवेशन एनर्जी है वहां तक पहुंचने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम नहीं देते। आटम या सॉरी, जो आपका जिस भी आप सैंपल की बात कर रहे हो उसके अंदर जो बहुत सारे आटम मॉलिक्यूल्स हैं वो अलग अलग स्पीड से मूव करते हैं, अलग अलग वेलोसिटी से मूव करते हैं, तो अलग अलग एनर्जी से मूव कर रहे हैं। तो जिनका एनर्जी ज़्यादा होता है वो क्या यहाँ तक पहुँचने में मदद करते हैं। अब एक बार वहाँ पे पहुँच गया उसके बाद तो वो खुद ही आगे आगे का रिएक्शन देख लेगा। ठीक है, तो देखो थर्ड पॉइंट है नेक्स्ट चैप्टर से, नेक्स्ट चैप्टर हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम है ना। तो देखो ये उसको भी क्या बोलते हैं, जो कैटलिस्ट का इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हम यहीं पर देख लेते हैं, लेकिन इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो इट आल्सो फाउंड दैट अ कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन। जो आपका कैटलिस्ट है वो किसी भी केमिकल रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ाता, रेदर इट हेल्प्स इन अटेनिंग द इक्विलिब्रियम फास्टर। ठीक है, जो कि ये कोई इफेक्ट नहीं पड़ता लेकिन क्या कर देता है, जो आपका इक्विलिब्रियम है उसको जल्दी अटेन करने में मदद करता है। ठीक है, फास्टर, दैट इज इट कैटलाइजेस द फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड रिएक्शन टू द सेम एक्सटेंट। ये क्या करता है, जो उस रिएक्शन का फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन सेम एक्सटेंट पे क्या करता है, कैटलाइज करता है। ठीक है, सो दैट द इक्विलिब्रियम स्टेट रिमेन्स सेम बट इज रीच अर्ली। जिससे क्या होता है, जो आपका इक्विलिब्रियम स्टेट है वो तो सेम रहता है लेकिन जल्दी ही अचीव कर लिया जाता है। ठीक है, तो देखो केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में हमने देखा है, थोड़ा सा अभी हमने स्टार्ट कर दिया है कि जो आपके जितने भी
बोथ डायरेक्शन में मूव करने वाले रिएक्शन होते हैं उसको क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन पे इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट लगाया जा सकता है, ठीक है। तो देखो जो रिएक्शन आगे बढ़ती है उसको हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन। जो रिएक्शन पीछे के डायरेक्शन में आते हैं उसको बोलते हैं बैकवर्ड रिएक्शन। तो देखो जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे उसके लिए भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिलेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे उसके लिए भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिलेगा, मतलब उसके लिए भी इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगा। तो ये जो आपका कैटलिस्ट होता है, जब हम क्या करते हैं किसी भी रिएक्शन में यूज करते हैं तो वो क्या उसके फॉरवर्ड बैकवर्ड को सेम टाइम पे सेम एक्सटेंट तक क्या करता है, चेंज करता है, जिससे क्या होता है उसकी ओवरऑल उसका जो ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। आप क्या करो इसको नोट कर लो, इसको अच्छे से हम नेक्स्ट चैप्टर में समझने वाले हैं, ठीक है। बस इंपॉर्टेंट पॉइंट था कैटलिस्ट के बारे में इसलिए यहाँ पे पढ़ा हुआ है, ठीक है। आप क्या करो इसको नोट करो। नेक्स्ट बात करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर के बारे में, ठीक है। तो देखो मान लेते हैं हमारे पास कोई भी एक कंटेनर है जिसके अंदर हमने कुछ गैसियस रिएक्टेंट मिला के रखे हुए हैं। तो देखो अगर हम क्या करेंगे किसी भी एक सॉलिड स्टेट या लिक्विड स्टेट पे प्रेशर की बात करेंगे तो सॉलिड पे तो हम लगा ही नहीं सकते यार, सॉलिड का मतलब उस सब्सटेंस वैसे ही क्लोज पैक है तो उसके अंदर प्रेशर लगा के क्या ही चेंज कर लोगे। लिक्विड के अंदर भी उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है प्रेशर का, इसलिए क्या करते हैं जो हम प्रेशर का इफेक्ट देखते हैं किसी भी रिएक्शन के ऊपर, वो उसके लिए हम क्या करते हैं जो आपके रिएक्टेंट होते हैं वो गैसियस लेते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं हमने कुछ गैसियस रिएक्टेंट इसके अंदर भर रखे हैं, हमने क्या किया एक पिस्टन लगा के यहाँ पे प्रेशर को बढ़ाया, ठीक है। प्रेशर को बढ़ाएंगे मतलब पिस्टन को नीचे लाएंगे तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, पास पास आ जाएंगे। अब मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे तो क्या करेंगे, जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे, जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, उनके बीच का एनर्जी बढ़ता रहेगा। देखो अगर ये हमने क्या कर दिया पिस्टन को हटा दिया तो अभी क्या है इसके पास पूरा का पूरा कंटेनर है मूव करने के लिए, ठीक है। तो ये क्या करेंगे पूरे कंटेनर में मूव करते रहेंगे और क्या करेंगे कि कुछ ज़्यादा इंटरवल के बाद क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे किसका कंपैरिजन में, जो हमने पिस्टन लगा दिया उसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो मान लिया पूरे में मूव कर रहे हैं, पिस्टन हमने अभी हटा दिया है, फिर क्या होगा इनका जो एक्टिवेशन एनर्जी है कुछ मान लेते हैं यहाँ पे पहुंचा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे पहुंचा हुआ है जब क्या कर रहे हैं पूरे कंटेनर में मूव कर रहे हैं। फिर हमने क्या किया कंटेनर के अंदर पिस्टन लगा दिया, तो पिस्टन क्या करेगा सभी मॉलिक्यूल्स को नीचे की तरफ पुश करेगा, जिससे क्या हो जाएगा सभी पास पास आएंगे, पास पास आएंगे तो जल्दी जल्दी स्ट्राइक करेंगे, जल्दी जल्दी स्ट्राइक करेंगे तो इनका एनर्जी बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगा तो इनका जो एक्टिवेशन एनर्जी है जो एक्टिवेटेड पॉइंट है वो जल्दी अचीव हो जाएगा। जब हमने प्रेशर बढ़ा दिया तो वो क्या करेंगे कुछ इतने टाइम पे भी बाद भी हो सकता है कि वो अपने एक्टिवेशन एनर्जी को फाउंड कर लें, एक्टिवेशन एनर्जी को पा लें। तो ये क्या है जब हमने क्या कर दिया प्रेशर लगाया है, ठीक है। और ये क्या है विदाउट प्रेशर है, प्रेशर के बिना, ठीक है। तो प्रेशर जब नहीं होता है मतलब होता है उतना ज़्यादा नहीं होता क्योंकि कंटेनर बंद है तो थोड़ा बहुत तो प्रेशर रहेगा, लेकिन जब उतना ज़्यादा नहीं होता तो वो क्या करते हैं कुछ टाइम बाद जाके मतलब जब उनका एनर्जी यहाँ तक पहुँचता है तब वो स्टार्ट होते हैं, वो रिएक्शन स्टार्ट होता है। लेकिन हम क्या करेंगे प्रेशर बढ़ा देंगे तो मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे, जल्दी जल्दी स्ट्राइक करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा उनके बीच का डिस्टेंस कम तो उनके बीच का डिस्टेंस कम तो है ही, जल्दी जल्दी स्ट्राइक कर रहे हैं तो अपने एनर्जी को बढ़ा रहे हैं, तो अपना एक्टिवेटेड एनर्जी जल्दी को अचीव कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है उस रिएक्शन का रेट क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। पहले यहाँ पे जाने पे स्टार्ट हो रहा है, अभी यहीं पे जाने पे स्टार्ट हो रहा है, तो उसका रेट क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। तो आप लिख लेना ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर इन गैसियस रिएक्टेंट द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इंक्रीजेस, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इफेक्ट ऑफ लाइट के बारे में। तो देखो लाइट का इफेक्ट उन्हीं के ऊपर उन्हीं रिएक्शन के ऊपर पड़ता है जो क्या होते हैं फोटो सेंसिटिव होते हैं, मतलब ऐसा रिएक्शन जो क्या या तो लाइट सेंसिटिव हो या लाइट की हेल्प से होता है, जैसे हम बोल देते हैं सिंपली फोटोकेमिकल रिएक्शन जो लाइट की हेल्प से होते हैं, ठीक है। तो देखो अगर हम बात करते हैं कोई भी एक सब्सटेंस है, मान लो यहाँ पे एक सब्सटेंस है जो क्या फोटोकेमिकल फोटो सेंसिटिव है, मतलब क्या लाइट सेंसिटिव है, जब भी लाइट इसके ऊपर पड़ती है तो इसके अंदर क्या होता है रिएक्शन होने लगता है, ठीक है। तो मान लेते हैं पहले लाइट के दो वेव यहाँ पे आ रहे थे, ठीक है। चलो मान लेते हैं दो वेव यहाँ पे आ रहे थे, तो वेव आ रहे थे मतलब क्या फोटॉन्स आ रहे थे, फोटॉन्स किस कहाँ पे जा रहे थे इसके ऊपर जा रहे थे। ये जो भी रिएक्टेंट है हमारे पास ये क्या कर रहा था इन फोटॉन्स को एब्जॉर्ब कर रहा था, मतलब अपने अंदर ले रहा था। फिर हमने क्या कर दिया लाइट का इंटेंसिटी बढ़ा दिया, इंटेंसिटी मतलब चमक समझ सकते हो, जैसे देखो जब बहुत ज़्यादा धूप होता है तो आँख चमकने लगता है ना, तो सब इंटेंसिटी का मतलब चमक समझ सकते हो। तो जब इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो मान लेते हैं हमारे पास 4 या 5 वेव आने लगे, तो जब 5 वेव आएंगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या हो जाएंगे इंक्रीज हो जाएंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या हो जाएंगे
इंक्रीज हो जाएंगे। जब फोटॉन्स इंक्रीज हो गए तो आपका जो रिएक्टेंट है वो क्या करेगा, ज़्यादा अमाउंट में फोटॉन्स को अब्जॉर्ब करेगा। अब देखो पहले क्या हो रहा था, जब हमारे पास सिर्फ 2 वेव आए थे तो रिएक्टेंट ने कम अमाउंट में फोटॉन्स एब्जॉर्ब किया था, और जब हमारे पास 5 वेव आने लगे तो रिएक्टेंट ने ज़्यादा अमाउंट में फोटॉन्स एब्जॉर्ब किया। अब अपने अंदर फोटॉन्स एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब अपनी एनर्जी को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो रिएक्टेंट का क्या होगा, जैसे जैसे नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे तो ज़्यादा रिएक्टेंट फोटॉन्स को ऑब्जॉर्व करेगा और अपनी एनर्जी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब अपनी एनर्जी को इंक्रीज कर रहा है तो उसका एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, जल्दी ही अचीव हो जाएगा। ठीक है, तो जब उसका एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा तो हम क्या बोल सकते हैं, तो ऐसे केस में उस रिएक्शन का रेट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये बात क्लियर हुआ। हमने क्या बोला, कोई भी अगर रिएक्शन लाइट सेंसिटिव है, मतलब फोटो केमिकल रिएक्शन है, तो अगर हम क्या करेंगे, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे तो जो आपका रिएक्टेंट है वो ज़्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स को अब्जॉर्ब करेगा, अपने पास रखेगा, जिससे क्या हो जाएगा, उसका एनर्जी बढ़ेगा। आप कोई भी चीज़ लाइट की हेल्प से आ रही है तो उसका एनर्जी कुछ तो होगा ही, तो उससे क्या होगा, जो ये रिएक्टेंट अब्जॉर्ब कर रहा है फोटॉन्स को, उसका एनर्जी बढ़ने लगेगा, जिससे क्या हो जाएगा, उसका एक्टिवेशन एनर्जी जल्दी फॉर्म हो जाएगा, जिससे उसका रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये यही रीजन है जिस वजह से जो आपका फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है वो सूर्य वाले दिन में, जिसको हम क्या बोलते हैं, सनी डे बोलते हैं, जब क्या होता है सूरज बहुत ज़्यादा आसमान में होता है, उस टाइम पे क्या होता है, फोटोकेमिकल रिएक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे हम फोटोसिंथेसिस रिएक्शन की बात करें तो 6 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और क्या होता है, 6 मोल वाटर होते हैं, और क्या करते हैं हम, एच न्यू मतलब क्या, सनलाइट और क्लोरोफिल की हेल्प से क्या बनाते हैं, ग्लूकोज और क्या ऑक्सीजन जो वो रिलीज करता है। ये रिएक्शन क्या होता है, जब आपका सनी डे होता है उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा होता है। सनी डे मतलब जब हमारे पास सूर्य एकदम आकाश में होता है, एकदम चमकता रहता है, तो ज़्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स निकलते रहते हैं जो क्या इस रिएक्शन को बहुत ही जल्दी जल्दी कराते रहते हैं। ठीक है, क्या करो, आप इसको नोट करो पहले। इस क्लास में बात करते हैं पिछले क्लास के टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। इनमें से क्या आपके पास किसी भी एक रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करता। पहले क्या है, सरफेस एरिया। हमने इसके बारे में भी देखा था कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होता है उतना ज़्यादा क्या होता है, रेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और अगर बात करें टेम्परेचर के बारे में, तो टेम्परेचर के बारे में हमने बोला था कि आरएनएस इक्वेशन हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आपको बेसिक तो बता ही दिया था कि टेम्परेचर क्या करता है, किसी भी रेट को, किसी भी रिएक्शन के रेट को बहुत ही ज़्यादा हद तक अफेक्ट करता है। टेम्परेचर आप डबल कर दोगे किसी रिएक्शन का तो रेट आपका डबल या ट्रिपल हो जाता है। ठीक है, और फिर क्या है हमारे पास, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ये क्या होता है, इंथैल्पी का मतलब समझ सकते हो, हीट ऑफ रिएक्शन करने का मतलब कोई भी हीट को स्टार्ट करने वाला जो, कोई भी रिएक्शन को स्टार्ट करने वाला जो हीट दिया गया उसको क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, और चौथा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो देखो तीसरे को रोक के रहो, चौथा क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हमने क्या देखा था पिछले क्लास में कि कितना भी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है उतना क्या उसका रेट बढ़ जाता है। ठीक है, तो देखो यार ये तीनों के बारे में हमने पढ़ा था, लेकिन चौथे के बारे में हमने नहीं पढ़ा था। चौथे के बारे में हमने एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ा था, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट होने वाली एनर्जी। ठीक है, तो ये किसी रिएक्शन के रेट को अफेक्ट नहीं करती है। ठीक है, वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिस तक, जहाँ तक जाने के बाद आपका रिएक्शन स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, तो आपका जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वो क्या किसी भी तरह से किसी भी रिएक्शन के रेट को अफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, वो क्या होता है, बस ये किसी एक रिएक्शन का पार्टिकुलर मिनिमम टेम्परेचर होता है जहाँ तक जाने के बाद आपका रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्या है, रिएक्शन रेट डिपेंड्स अपॉन, जो आपका मान लो कोई भी रिएक्शन है उसका रेट किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, एडिशन ऑफ कैटलिस्ट पे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे, या ऑल ऑफ दिस पे। ठीक है, तो देखो टेम्परेचर और कंसंट्रेशन के बारे में बात कर लिया, और कैटलिस्ट के बारे में भी हमने पिछली क्लास में बात किया था कि अगर कोई रिएक्शन है उसको विदाउट कैटलिस्ट आप क्या करा रहे हो, कंप्लीट करा रहे हो, तो उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा लगता है। और अगर हम क्या करते हैं, कैटलिस्ट को अचीव, कैटलिस्ट उसकी रिएक्शन के अंदर ऐड कर देते हैं, कैटलिस्ट नाम का कोई सब्सटेंस, तो होता क्या है, उसका एक्टिवेशन एनर्जी जल्दी अचीव हो जाता है, जिससे क्या वो जल्दी ही अपने कंप्लीशन की तरफ आगे बढ़ जाता है। अपने का मतलब उसका रेट क्या होता है, कैटलिस्ट को ऐड होने से बढ़ जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस पे ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, आप इसको नोट करो।